ओके, तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, कैलकुलेशन है, और जिनके पास मैथ्स नहीं था, जिनको लगता है कि हमारा मैथ्स नहीं था तो हमारे क्वांट का क्या होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, आपको मालूम है। तो कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू यूज करनी है, एंड दैट्स इट। तो कैलकुलेटर से आंसर निकालने हैं आपने इसको, तो ऑब्वियसली आसान हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपने सीखना है। तो देखो इसको आगे और ज्यादा आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा आपका एक बार इस टॉपिक पर थोड़ा बात कर लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो लिखा हुआ है ये, एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखो इसका क्या मतलब है कि एक क्या वैल्यू ऑफ जो मनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, हमें ये समझना है। आज आप मान लीजिए आज आप 100 रुपए में कोई चीज लेके आते हो, मान लो लेट्स सपोज जैसे पहले ऑयल था, तो आज से 4 महीने 5 महीने पहले मस्टर्ड ऑयल जो था वो नियर बाय 100 रुपीज लीटर था। 1 लीटर इसमें ऑयल आता था, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो आप खाने में यूज करते हैं। ये 6 महीने पहले की बात है। लेकिन आज जानते हो ये कितने का आता है? आज डीजल महंगा हो गया था, 200 तक भी हो गया था, आज थोड़ा कम हो गया, 150 का हो गया। तो आज के प्रेजेंट रेट मेरे ख्याल में नियर बाय ₹150 है पर लीटर, 1 लीटर। अगर आपके पास 100 रुपए ये आपने इकट्ठे कर रखे हैं, आपने अपने पर्स में 100 रुपए करें कि मैं ना 6 महीने बाद आगे ऑयल परचेज करूंगा, तो आपको क्या 1 लीटर मिलेगा? नहीं, कम मिलेगा ना, 1/3 हो गया ये, मतलब लगभग लगभग मेरे हिसाब से 660 ml मिलेगा आपको नियर बाय, आई थिंक। ठीक है, एक हो सकता है मैं गलत हूं पर नियर बाय कम होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू डाउन हुई है 100 रुपीज की, क्योंकि आज पहले 100 रुपीज में 1 लीटर आपको मिल रहा था, आज 666 ml मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस 100 रुपीज की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? डाउन हो गई। क्या ये वैल्यू टाइम के बढ़ सकती है? यस सर। कैसे बताओ? 99% तो देखो डाउन ही होगी, 1% बढ़ सकती है। वो कैसे? आपको जी आज से 20 साल पहले, मैं कल कहीं जोक पढ़ रहा था शायद, क्या था उसमें कि कोल जो है, कोल 10 रुपए की होती थी आज से 20 साल पहले एक कोल, और आज 10 पैसे की होती है। अब आपको ये देखो सर, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। लेकिन बाकी चीजों में अगर देखो, पहले अगर 10 पैसे में आपको कोई टॉफी या चॉकलेट मिलती थी उस टाइम में, जब 10 रुपए की कोल भी थी, या कोई बिस्कुट मिलता था 10 रुपए पैसे का कोई चीज थी, ठीक है, और आज वो 10 रुपए की मिलती है। एक पर्टिकुलर आइटम, हाँ जी, सेलफोन सस्ता हो गया, कोल सस्ती हो गई, फ्री हो गई थी, जियो ने फ्री दे दी, एक पर्टिकुलर आइटम पे हुआ है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे जो वैल्यू है टाइम टू टाइम पैसे की गिरती है। आज आप जो भी चीज आप आज आज मैं कहूं कि जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, 20 साल पहले आपके पास अगर 1 लाख रुपए थे, आप 1 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद सकते थे। मान लो 100 गज का प्लॉट मिल जाता आपको, है ना, 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो। क्या आपको आज मिल जाएगा 1 लाख रुपए में? शायद एक गज में। नो सर। यहाँ अगर 100 यार्ड था तो शायद यहाँ 1 यार्ड मिले, अगर आप प्राइम लोकेशन, अगर वो लोकेशन प्राइम बन चुकी होगी तो 20 सालों में। ठीक है ना, तो एक्चुअल में 1 यार्ड, YARD, इसको हिंदी में गज बोलते हैं, आपको मालूम है, YARD, यार्ड। ठीक है, तो एक्चुअल में टाइम टू टाइम जो है ना मनी की वैल्यू गिरती है। अब आप मान लीजिए किसी के पास पैसे लेने के लिए गए, ठीक है, आपने कहा जी मेरे को ना, ऑब्वियसली किसी को भी कहीं भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। आप एक मान लो आप में से कोई मेरे पास ही आ गया है, वैसे मेरे पास नहीं है ज्यादा पैसे, ठीक है,
तो मान लो आप किसी के पास गए, ए के पास आप गए और आपने कहा जी मेरे को ना 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो 10,000 रुपये कर लेते हैं, लाख रुपये ज्यादा हो जाएंगे, 10,000 रुपये की जरूरत है। ए ने कहा जी चलो जी मैं दे देता हूँ, आपने ले लिए, ले करके आपने 1 साल बाद दे दी, क्योंकि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था आपका, उसने पैसे कुछ नहीं लिया, ठीक है, आपने 10,000 रुपये लिए, आपने लिए, 1 साल बाद आपने 10,000 रुपये लौटा दिए, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, क्या ए को कोई नुकसान हुआ? यस या सर। आपको कोई नुकसान हुआ या आपको कोई फायदा हुआ? बताओ, इस सर डील में किसी को नुकसान या फायदा हुआ? सर एक और नुकसान हुआ, एक को जिसने नुकसान हुआ, हाँ, ऑब्वियसली एक को नुकसान हुआ, क्योंकि हालांकि उसे 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये उसको वापस दे दिए आपने, लेकिन 1 साल के बाद उस 10,000 रुपये की जो वैल्यू है ना, वो डाउन हो गई है, 100% डाउन हो गई। डाउन होने के कई कारण हैं, जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो वैल्यू गिराती है, महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसे की वैल्यू डाउन होगी, ठीक है ना, मनी की जो वैल्यू है डाउन होगी, वो जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं टाइम की वैल्यू, टाइम वैल्यू। तो एक्चुअल में अब 10,000 रुपये हो गए, अब देखो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त को नुकसान ना हो, ठीक है, तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा ना, मान लो आज 10,000 की इंटरेस्ट जो दे देंगे वैल्यू है सर उसको। वो 1 साल बाद 11,000 हो गई, तो देखो जेन्युइनी की बात है, अगर वो आपसे 1,000 रुपये लेता है इस बात के कि आपने 10,000 रुपये लिए, 1 साल बाद मुझे 11,000 रुपये दे देना, आप कहोगे कैसा गंदा आदमी है यार, बताओ, अपने दोस्त से इंटरेस्ट ले रहा है, शर्म नहीं आती उसको, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या सोचोगे सर। लेकिन आप सोचो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि 1 साल बाद बच्चे उसकी पैसे की वैल्यू तो डाउन हो जाएगी, आपसे क्या मांग रहा है, सिर्फ पैसे की वैल्यू तो मांग रहा है कि कम से कम आज 10,000 रुपये ले रहे हो, 1 साल बाद उस 10,000 की वैल्यू 11,000 हो जाएगी, तो मुझे 11,000 दे देना, मैं भी नुकसान में ना रहूं, ठीक है ना। जेन्युइन तो ये हम कहते हैं कि उसने इंटरेस्ट ले लिया, हमको लूट लिया, हमारा दोस्त था, हमारा ये फैमिली मेंबर था, लेकिन आपने ये तो सोचा ही नहीं अगले का नुकसान क्यों हो, अगला नुकसान सिर्फ फायदा नहीं उठाएगा, हो सकता है ज्यादा आपसे पैसे चार्ज ना करे, लेकिन उतने तो उसका हक है ना कि जो उसकी टाइम वैल्यू जो है मनी की वो मेंटेन रहे। आज अगर 100 रुपए की चीज है, वो 1 साल बाद 105 रुपीज की होती है, तो 5 रुपए तो एक्स्ट्रा बनते हैं ना उसका लेना, ये 5 रुपए जो ले रहा है ना एक्स्ट्रा, वो उसको लेने ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं लेगा तो वो उसको नुकसान है। तो कोई नुकसान, कोई बंदा ये कहता है मेरे को फायदा ना हो कोई बात नहीं, अपना दोस्त है, कम से कम नुकसान भी तो ना हो ना। और मैं कह रहा हूँ आपको भी सोचना चाहिए, लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं अगले वाले का नुकसान क्यों कराऊं, आज मेरे को जरूरत है, मेरी मजबूरी में वो मेरा साथ दे रहा है, तो कम से कम मैं उसका इतना साथ तो दे सकता हूँ ना कि मैं उसको वैल्यू पूरी दूं वापस, जेन्युइनली, तो जेन्युइनली उसको वापस दूं पूरी वैल्यू, तो उसको ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ये कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। प्रॉफिट तो तब है कि 100 की चीज 105 की हुई और उसने आपसे 20 रुपए चार्ज कर लिए, अब आपका जो प्रॉफिट है वो 15 रुपए हो गया, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट 20 रुपए नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो डाउन करेंगे हम, उसकी वैल्यू भी तो माइनस करेंगे। सर हाँ जी, सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा बीच में, अभी हम सिर्फ टाइम वैल्यू समझा रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट नहीं करे, जो चैप्टर में जो टॉपिक एक्चुअली वो नहीं शुरू किया अभी हमने। अभी से मैं एक चीज कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि टाइम के साथ मनी की वैल्यू डाउन होती है बस, और इंटरेस्ट चार्ज करना ही चाहिए, मतलब आपने किसी को पैसे दिए तो आपको वो कोई ना कोई चार्ज लेना ही चाहिए, कम से कम उससे प्रॉफिट ना कमाओ, तो नो लॉस नो प्रॉफिट के गेम पे भी अगर जाओगे, अगर 100 रुपीज की वैल्यू 105 हो रही है आफ्टर द 1 ईयर, तो आपको 5 रुपीज तो चार्ज कर लेना चाहिए। ये जो हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं यही होता है हमारा इंटरेस्ट, ये एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि देखो आपने मनी यूज करी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी उसको रिपे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब पे करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज आपने जो दिया, जो इनिशियली अमाउंट था उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल पर जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया उसको वापस जब लौटाए पैसे, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना जरूरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी,
और आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस होगा। अच्छा फिर एक बात बताओ, अगर वो कहता है आपको पैसे चाहिए, वो प्रॉफिट भी सोच रहे, मान लो आपको बहुत फास्ट फ्रेंड नहीं है पर आपको जानकार है, तो वो सिर्फ आपको अमाउंट दे रहा है, तो एक बताओ उसके पास क्या है, रिस्क भी तो है ना। मान लो ए और बी तो बहुत फास्ट फ्रेंड है, पर ए और सी फास्ट फ्रेंड नहीं है। सी चला गया ए के पास पैसे लेने के लिए, ठीक है, कि 10,000 रुपए दे दो, आपने बी को 10,000 रुपए दिए थे, 5 रुपये चार्ज कराया, मतलब 5% ही चार्ज किया एक तरीके से, तो आपने 10,500 रुपए उसने लौटा दिए थे, मेरे को भी ऐसा करो, मेरे को भी जरूरत है, आप मुझे भी दे दो, मैं भी उतने चार्ज दे दूंगा, तो क्या ये दे देगा? नहीं, तो ए बी को अच्छी तरह जानता है, पर ए सी को नहीं जानता। हो सकता है वो पैसे ले जाए और पैसे लौटाए ही नहीं। फिर अब उसमें क्या ऐड हो गया उसका, देखो क्या ऐड हो गया उसका, रिस्क फैक्टर ऐड हो गया। जैसे रिस्क फैक्टर होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा रिस्क उठा रहा हूं तो कुछ ना कुछ पैसा ही ना क्यों ना कमा लूं मैं। वो सिर्फ कोई भी देखो, रिस्क जितना होगा प्रॉफिट उतना होगा। वो उसको कहेगा नहीं, उसको तो दे दिए मैंने, दे दिए, चलो छोड़ो, तेरे को चाहिए तो तेरे को तो मैं 20% पे दूंगा या 10% पे दूंगा। वो कहेगा अब कि भाई नहीं, उसको तो फायदे करे, वो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको दिए नहीं दिए, तेरे को अगर चाहिए तो बता, ठीक है, तो वो उसको क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां तो 10,500 में नो लॉस नो प्रॉफिट ही था उसको, लेकिन वो रिस्क नहीं था ना, दोस्त है, उसको पता वो दे ही देगा, और मुझे कभी वापस भी चाहिए होंगे तो वो कहीं से भी करके वापस लौटा देगा। तो यहाँ रिस्क क्या था, वो बिल्कुल नील था। जीरो तो नहीं कह सकते, देखो बंदा ही अगर मान लो एक्सपायर हो जाए, ठीक है ना, तो पैसे कौन देगा, ठीक है, नील कह सकते हैं, मतलब बहुत कम था, लेस बोलूंगा, नील तो नहीं बोलूंगा, लेस रिस्क था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर ऐड हो गया, जैसे रिस्क फैक्टर ऐड होगा तो ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा करेगा, वो कहता है जी 10% चार्ज करूंगा, कोई बात नहीं। तो जहां रिस्क फैक्टर ऐड होता है वहां पे इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक है ना। आप कभी अभी आपने बैंक में कभी लोन नहीं लिए, लेकिन आप जब बैंक में लोन लेने जाओगे तो सिबिल देखा जाता है, सिबिल एक रैंक है हर पर्सन की, उसके अकाउंट की, ठीक है, सिबिल के अकॉर्डिंग उसको लोन दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि उस पर रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, अगर रिस्क कम है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। एक ही स्कीम के लिए एक ही कार आपने लेनी है, दो बंदों ने, दोनों में से एक की सिबिल खराब है, एक की सिबिल अच्छी है, जिसकी खराब होगी उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, जिसकी सिबिल अच्छी है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट हो गया है, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है ओवरऑल में हम मनी के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे या देंगे, ये हमारी कोई ये नहीं है कि प्रॉफिट है, ये जरूरत है किसकी, टाइम की। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली अगर क्या मैं 100% ही मान के चलो, टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ जो मनी है वो चेंज होती है, और ऑब्वियसली डिक्रीज ही होती है। किसी पर्टिकुलर आइटम की नहीं कह सकता, जैसे आप कहो जी मोबाइल फोन की और पहले तो 5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए होती थी, आज फ्री हो गई है, वो एक अलग मैटर है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल में जो वैल्यू है ऑफ मनी वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए जब भी हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं या देते हैं तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो अपना अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाना चाहता तब भी उसको एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा जिससे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन रहे। 100 रुपए की चीज अगर तो 5 रुपए की हो रही है तो 5 रुपीज तो उसको एक्स्ट्रा लेने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं लेगा तो उसको लॉस होगा वो। तो यही चीज हमने समझनी है, और इसके कई और फायदे हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन की बात करूं, इसमें और भी ट्रिक है कि इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए। मान लो ये इसको इन्हें दे दिया 5% पे, तो जो ऑप्शन था ना, हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता, जहां इसको एक 100 रुपए के 120 रुपए बन जाते, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी तो है उसके पास कमाने के, बिना काम करे। तो वो किसी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देगा तो चलो ठीक है, अपना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, रिस्क है, ऑप्शन और हो सकते हैं, किसी ऑप्शन में उसको प्रॉफिट हो रहा है 120 का, 100 के 120 बन रहे हैं मान लो किसी ऑप्शन में, और कोई पर्सन डी पहुंच गया, तेरे पैसे चाहिए, वो कहेगा 120 बन रहे हैं वहां पे, तू बता 125 देगा 100 के, मतलब 5 रुपए 100 रुपए पर 25 रुपीज चार्ज देगा मुझे, अगर देगा तो मैं तेरे को देता हूँ, नहीं तो नहीं। तो ये ऑप्शन है ना, बिजनेस जो करना है, जिससे कमाना है, कैपिटल बढ़ानी है अपनी, तो उसको तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करेगा वो, अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो इन्वेस्ट करेगा ना कहीं ना कहीं, किसी को जो पैसे दे देगा या इन्वेस्ट कर देगा कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल इन शॉर्ट मैं देखो आप एक लाइन में बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट
एक कहते हैं ना, कई के माइंड में सोच होती है कि हम किसी के पैसे लेने गए तो उसने इंटरेस्ट ले लिया हमसे, वो गलत कर दिया उसने। नहीं, उसने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो देखो आपकी बनती है, अगर वो वहां तक ले रहा है तब वो ये मान के चलो कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे हो आप, ठीक है। अगर वो ज्यादा चार्ज करता है इसका मतलब वो आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, और प्रॉफिट कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास एक और ऑप्शन हो जहां से एक्स्ट्रा अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, पर आप आ गए हो तो उसने कहा चलो जी ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना रिटर्न वहां भी मिलना था, आपको देता हूँ, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्ट अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना, तो उसको ऑप्शन है। फिर रिस्क फैक्टर, हो सकता है दूसरे ऑप्शन में उसको रिस्क ना हो क्योंकि बैंक में एफडी करा रहा है मान लो, या किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। कल ये जोमेटो का शेयर आईपीओ आया है, कल ही आपको, अभी आप पढ़ोगे सीए आप बनने जा रहे हो, कल आईपीओ आया है जोमेटो का, ठीक है, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल में जोमेटो की 1000 के आसपास की है, उसकी कॉस्ट नहीं 72 to 76 रुपीज का है। नहीं जोमेटो का तो जा चुका है, किसी और कंपनी का है, मैं कंफ्यूजन में हूं क्योंकि मैं ज्यादा काम नहीं करता, कोई न्यूज में पढ़ लेते हैं ना तो वही ध्यान में आ जाता है। तो अगर जिसे पैसा होगा तो वो कहेगा जी मैं जोमेटो में लगाऊं, पेटीएम में लगाऊं, ठीक है ना, तो वहां अच्छा रिटर्न मिलने वाला है मुझे। तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट बैंक को लेना ही चाहिए, आपको भी मैं कह रहा हूँ देना ही चाहिए। ये गलत चीज नहीं है, दिस इज द बिजनेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हमें वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट जो है हम एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन है कैलकुलेशन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है जितना मैंने आपको बताया उस पर कोई वैसा क्वेश्चन आ जाए, आईक्यू लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वालिटेटिव क्वेश्चन आ जाए कोई, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है। आजकल वो क्वेश्चन भी कई बार रीजनिंग आ रही है ना आपके साथ, ऐसा क्वेश्चन भी कोई एक ऐड कर देते हैं जो कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको याद हो 10th क्लास 9th क्लास में पहले आया करता था 1 नंबर का, तो ऐसा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी एंट्री मगर उसको भी ऐड कर देते हैं आजकल। आईटी के पेपर में भी कर देते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो आजकल एक सारे नहीं, एक दो क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड डाल देते हैं। वो ये देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ की पर्सन को एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के बारे में। तो अब आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के यहाँ पे दो तरीके हमारे पास, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑब्वियसली ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल में सिंपल सा फंडा है, सिंपल में सिंपल ही, मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल। आपने कहा जी, उसने कहा जी आप कैसे रिपे करोगे, कितना चार्ज मुझे एक्स्ट्रा लोगे, उसने कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना मैं 10% चार्ज करूंगा एनुअली पर एनम, मतलब 10 रुपए चार्ज करूंगा 100 रुपए पर। 10% का मतलब है 10 रुपीज ऑन ₹100, ठीक है ना, मतलब ₹10 जो है वो चार्ज करेगा ऑन ₹100, तो 10,000 पे कितना चार्ज होगा वो हमने बताना है, उसको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो परसेंट की फॉर्म में बोलेगा कितने परसेंट मुझे चाहिए, और टाइम आपने कहा जी 1 साल के लिए, चलो 1 साल के लिए कर लेते हैं। तो अब ऑब्वियसली 1 साल का मतलब क्या है, कितना चार्ज वो पे करेगा, 10% ऑफ 10,000 ही तो चार्ज करेगा, 1 साल का 10% है। तो परसेंट देखो, जिसको नहीं मालूम वो समझ लो, परसेंट का मतलब होता है 1000 सर। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है पर 100। अगर आपके मार्क्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 हैं तो बताओ 100 में से कितने होंगे, तो इसको ना जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बनाना होता है, तो 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 तो 60, इसका 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इसको हम बोलेंगे 60%। तो परसेंट सिंपल सा है, देखो रेशियो पढ़ा है आपने, रेशियो में कंपैरिजन होता है, मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट के मार्क्स 30 हैं, एक के 40 हैं, बताओ किसके ज्यादा हैं, अंकित बता सकते हो किसके ज्यादा मार्क्स है, 30 या 40 वाले के? 40 वाले के सर। क्यों, हो सकता है इसके मार्क्स जो 30 वाले के वो हैं आपके आउट ऑफ 40 और 40 वाले के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ये भी तो हो सकता है। मैंने ये तो बताया नहीं कि सेम नंबर थे, ये यूपी बोर्ड से पेपर दे रहा था, ये सीबीएसई बोर्ड से पेपर दे रहा था, इसका 40 मार्क्स से पेपर होता है यूपी बोर्ड में, वो तो सर वो डिपेंड ऑन टोटल पे ना, टोटल कितने में से आए हैं। हाँ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, अब मैं आपसे पूछूं मार्क्स आपके कितने हैं, आपने 30 मार्क्स, तो मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा आपसे, कितने में से, ठीक है। अगर आप बताओ इतने कि सर मेरे मार्क्स तो 70% है,
तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अगर पेपर 200 नंबर का था, 300 का था, क्या 1000 का था, हो सकता है 200 का हो, 300। आपने बता दिया 70%, इसका मतलब समझ गया मैं कि आपके 70 आउट ऑफ 100 है। अगर मान लो 200 का पेपर हुआ होगा तो आपके 140 मार्क्स आए होंगे। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हम। तो कंपैरिजन जब हम 100 से करना शुरू कर देते हैं हर चीज का, तो हम उसको परसेंटेज में लिखते हैं। तो परसेंटेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपेयर करने का दो लोगों को, कि आउट ऑफ 100 से कंपेयर करके ही बताओ आप स्टार्टिंग से कि मेरी कितनी परसेंट है। हो सकता है यूपी बोर्ड में टोटल हो 1200 मार्क्स का, सीबीएसई में टोटल हो 500 मार्क्स का, वहां पेपर ज्यादा होते हो, ठीक है ना। तो अब मैं हर किसी का टोटल थोड़ी पूछता फिरूंगा। जब बोर्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो हर जगह जब भी पूछा जाए कितने मार्क्स हैं, तो आप परसेंट में बताते हो और टोटल मार्क्स नहीं बताते। टोटल याद भी नहीं रखे जा सकते हर किसी के, परसेंटेज याद रखी जा सकती है। तो इस वजह से परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा है। ये एक रेशियो ही है। जब हम किसी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं, दैट नंबर जब 60 इज कंपेरिजन बाय 100, तो उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंपेयर करने का और कैलकुलेट करने का चीजों का। अब जैसे 10% उसने बोला 100 के लिए, तो ऑब्वियसली 10% ऑफ 10,000 फाइंड आउट करना है। तो परसेंट को हटाना हो तो अपॉन 100 लगाते हैं। जिनको नहीं मालूम उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं। परसेंटेज को कभी भी रिमूव करना है अपॉन 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे 10,000, 20 से 20 कैंसिल, इट मींस 1000। तो चार्ज जो है ये 1000, इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो आप वापस रिपे कितना करोगे, जो आपने लिया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के आप पेमेंट करोगे, जिसको बोलेंगे अमाउंट। कितना अमाउंट पे करोगे, तो वो ऑब्वियसली है 10,000 प्लस 1000 इक्वल टू 11,000 रुपीज आप पे करोगे। 11,000 आपने पे करना है वापस। तो ये अमाउंट है। आप वो कहता है कि सर मैं ना पैसे नहीं दे सकता आपको, इस साल थोड़ा सा कोरोना काल आ गया जी, बिजनेस चला नहीं, मैं अगले साल आपको पेमेंट कर दूंगा। चलो जी, आपने कहा अगले साल पेमेंट कर दोगे, तो क्या करोगे आप। उसने कहा जी 2 साल बाद पैसे दे दूंगा। चलो अब बताओ इंटरेस्ट कितना पे करोगे। हो गया 2 साल का करना है। जब 1 साल का 1000 का, तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 into 1000, तो कितना हो गया 2000। ठीक है, तो इसका मतलब आपका अमाउंट कितना बनेगा आफ्टर 2 इयर्स, वो बनेगा 10,000 प्लस 2000, इट मींस 12,000। कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वो देंगे। फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा, हाँ जी, फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर का कर तो दिया, 1 साल का 1000, 2 साल का 2000, तो 10,000 रुपए देने हैं आपने। सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में हम कभी प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते। सिंपल इसमें प्रिंसिपल को हम चेंज नहीं करते, ये इसी वजह से सिंपल है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, आपने तो सीए पढ़ ली, आप तो पढ़ लिख के हो गए, आपके पापा जी ने जी 10,000 रुपए किसी को दिए, वो 12,000 रुपए 2 साल बाद दे गया। आपने अपने फादर जी को समझाया, पापा जी प्रॉफिट कमा सकते हो, बताता हूँ कैसे। आपने अपने फादर को सिखाया, क्या सिखाया, अब देखो, आपने उनको बताया कि जब वो 1-2 साल पहले आपसे पैसे ले गया था 10,000 रुपए, आपने कहा जी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा 10,000 रुपीज, तो उसने 1 साल बाद आपको कितने पैसे देने थे, टाइम था आपका 1 ईयर, आप कितने पैसे देने थे, 11,000 रुपए देने थे आपने, वो देने नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 1 ईयर आपने उसको 11,000 रुपए दोबारा उधार दे दिए। आप ये सोचो, तो अगली बार जब अगले साल जो भाई, अगर मान लो 2019 में उसने 10,000 रुपए लिए मार्च में, ठीक है, तो और वो 2020 में देने के लिए आया, देने से उसने 11,000 पर उसने दिए नहीं, वो कहता मैं इस साल नहीं दे सकता, मैं अगले साल दूंगा। 2021 में कोरोना आ गया जी, ठीक है, दुकान में का बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब वो कितने, आप ये मान के चलो ना कि वो आपने अब अगले साल का जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, वो 11,000 पे रखो, क्योंकि आपके तो 11,000 बन चुके रहे। आप समझो कि अगर आपको 11,000 दे जाता, अगले दिन दोबारा लेने के लिए आता, तो आप 11,000 पे देते ना उसको। तो आप अब अगली बार जो है ना इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर की बात करो, तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ना, वो आप 11,000 रुपए में निकालो।
10% ऑफ 11,500 करो, ना कि 10,000 पे, वो तो 1 साल पुरानी बात होगी, छोड़ दो उस बात को। तो 10 into this कैलकुलेट करेंगे 1100 रुपए। तो अब बताओ आप कितना अमाउंट दोगे? एक तो प्रिंसिपल दोगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, I1 I2 लिख रहा हूं मैं इसको। तो 10,000 पे आपका प्रिंसिपल है, एक साल का, पहले साल का इंटरेस्ट तो आपका बना 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज, और दूसरे साल का इंटरेस्ट बना आपका 1,100। तो टोटल अमाउंट आप कितना लोगे? 12,100 रुपए। तो वो एक साल एक्स्ट्रा नहीं आ गई 100 रुपए। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब प्रिंसिपल चेंज होता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कंपाउंडेड, कि आप कैलकुलेशन कब कर रहे हो, एक साल के बाद कर रहे हो ऑब्वियसली, और एक साल के बाद हमारी तय हुई है तो लेने देने की पैसे, तो चेंज अगर होता है तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? एक साल का 1,000, अगले साल के 1,100, टोटल हो गया 2,100। जबकि सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ रहा था? देखो जरा, सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरा? ओनली 2,000 रुपीज फॉर 2 ईयर, डायरेक्टली 2 साल का। तो ऑब्वियसली जैसे सिंपल इंटरेस्ट आज के टाइम में सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं चलता, मैं बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिकली बैंक लेना हो, इन्वेस्टमेंट लेना हो, शेयर मार्केट हो, एवरीवेयर जो कैलकुलेशन होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होती है। सिंपल इंटरेस्ट पे कहीं कैलकुलेशन होती ही नहीं। कोई रेयर है, आपको कोई मिलने वाला है तो एक केस अलग है। बैंक कोई भी काम, चाहे लोन दे, चाहे आपको इंटरेस्ट पे करे ऑन सेविंग और एफडी, सबकी सब वैल्यू जो होती है वो कंपाउंडेड होती है, ये जानना। इसका मतलब आपको आपके इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कंपाउंडेड है, ठीक है। कंपाउंडेड का अब एक बताओ, कंपाउंडेड होना भी चाहिए देखा जाए तो। आज मान लो आपने 10,000 रुपए दिए, 10 साल भी आप 1,000 रुपए ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, है क्या? वैल्यू, टाइम वैल्यू नहीं डिक्रीज हुई है मनी की? हुई है ना? तो उसके हिसाब से तो इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण भी इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मार्केट से बाहर है, कंपाउंड इंटरेस्ट मार्केट में चलता है। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, और हमने सारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे एक एक्सरसाइज है हमारी छोटी सी प्रैक्टिस के लिए, कि हाँ जी कम से कम थोड़ी कैलकुलेशन मालूम हो। और फिर फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये फॉर्मूला उसी से बनाया है, कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन दिखाऊं आपको, देखो जब वापिस एक बार जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ इंटरेस्ट निकाला था मैं, देखो क्या था? PR और T टाइम 1 ईयर। अगर ये 2 ईयर का होगा तो 2 कर दूंगा यहाँ पे। तो PRT/100 ये यहीं से बना है, कैलकुलेशन से, ठीक है ना। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि PRT/100 फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, R/100 को ना I ले लेते हैं। I मतलब कि I इज अ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज। मतलब कहीं पे आपको कहा जाएगा 20% है, 20/100 आप 0.2 यूज करोगे। थोड़ा सा ये कि अपॉन 100 नहीं आया, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख दिया, और कोई नई चीज नहीं है आई। तो हो सकता है आपकी जो बुक्स में फॉर्मूले मिलेंगे वो PIT करके मिलेंगे, PIT। तो आप चाहे PIT लिखो चाहे PRT/100 करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। पर मैं अब आगे से PIT लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। सर हाँ जी, स्मॉल आई लिखना होता है फिर बड़ा आई भी लिख सकते जो मर्जी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना फर्क है दोनों में, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ऐसा ही ना लिख के आई लिखते हो तब यहाँ छोटा आई बनाओगे ना। हाँ, अगर पूरा ऐसा ही लिख रहे हो तब बड़ा आई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसलिए ना हम स्मॉल आई ही लिख लेते हैं, कि कभी हम एस लिखना भूल गए, कैपिटल आई लिख दिया तो चल जाएगा, इंटरेस्ट फॉर PIT। इसलिए इसको स्मॉल में ही लेटर में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट है, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल P, इंटरेस्ट ये PIT। तो कभी हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना पड़े, तो आप ये भी लगा सकते हो 1 + IT।
अमाउंट अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना है फॉर इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट का ये पीआईटी और एक अमाउंट पी इंटू वन प्लस आई टी। ये दो फॉर्मूले आपको सिंपल इंटरेस्ट में काम आएंगे जो हमें करने हैं। तो थोड़ी सी ना हम इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, मेरे ख्याल में 10 क्वेश्चन हैं और फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, आप एक काम करो, तब तक जो बच्चे लेट आए हैं वो नोट करना चाहें, ये एक बार फर्स्ट पेज से मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। ये रफली कुछ चीजें लिखी है मैंने, तो स्क्रीनशॉट लो। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, रफ है, शायद ही कुछ समझ में आए जो साथ साथ पढ़े हो। तो ये है पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। ये इसमें फॉर्मूले हैं, ये तो आप नोट ही कर लो, दोनों फॉर्मूले नोटबुक में भी नोट कर लो स्क्रीनशॉट के अलावा, क्योंकि ये हमें यूज करने हैं अभी साथ साथ ही, इसलिए नोटबुक पे नोट होने चाहिए आपके। और अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट, सर 1 मिनट रुक जाओ, ये नोट करने दो। हाँ कर लो नोट, कर लो नोट। सर हाँ जी बेटा, सर एक बार वो रिपीट कर दो जो आपने बिल्कुल फर्स्ट पेज समझाया था। ठीक है बेटा, रिपीट इसे इतना से किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग ना वैल्यू डाउन होती है, बस उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो ऐसा कुछ खास नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में देखोगे मिल जाएंगे। उसमें टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन मतलब बेस चीजें नहीं थी, उसमें ये बता रहा था कि टाइम के अकॉर्डिंग पैसे की वैल्यू गिरती है। आज अगर कोई 100 रुपए की चीज लेते हो, मान लो मैंने बताया था मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल बता रहा था कि वो 1 लीटर मिलता था आज से 6 महीने पहले, ठीक है, 6 मंथ बिफोर, और आज वो ना मान लीजिए 200 लीटर हो गया है, ठीक है, 1 लीटर का। तो इसका मतलब आपने 100 रुपए सेव करके रखे कि मैं ना 6 महीने बाद ऑयल परचेज करूंगी, अभी नहीं करती, तो आपको 6 महीने बाद कितना अब ऑयल मिलेगा, 500 ml मिलेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग इस 100 रुपए की जो वैल्यू डाउन हो गई ना, ये जो 100 रुपए की वैल्यू डाउन हुई है, इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, यही एक मेन कंसेप्ट था बस। ओके तनिषा, हाँ क्वेश्चंस आपके आने के, आपने जब कहा था उसके बाद से ही हमने स्टार्ट किए थे। चलो क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, एस आई फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से करेंगे सर आ गया 1260। हाँ जी, ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता किसी को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए, और जैसे एक एक करा देता हूं मैं, फिर बाकी आप करना साथ। ऐसा ही पूछ रहा है, तो आई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, पी 3500, आर 12%, टाइम 3 ईयर अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, तो 35 इंटू 36 करेंगे, तो आंसर कह रहा है 1260 आ रहा है। चलो ऐसे ही सेकंड करना है, ऐसे ही थर्ड करना है। चलो एक काम करते हैं, आपको मैं 5 मिनट 10 मिनट दे देता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में 4 एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन हुए, ठीक है। सर मैंने आपके पास 5 क्वेश्चन के आंसर भेजे एक बार। मैं चेक करता हूँ, अभी करता हूँ, एक सेकंड। फिफ्थ वाला सर कंप्लीट नहीं है, समझ नहीं आया फिफ्थ वाला एक बार। कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं अभी आपको कराऊंगा, मैं कराऊंगा, ठीक है, मैं कराऊंगा, तो चेक कर लेता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स करो बेटा एक बार ना, आप सबके पास सॉफ्ट कॉपी है अपने अकॉर्डिंग, हाँ जी, अपने अकॉर्डिंग करके ना इसको करो। ये पहला क्वेश्चन ट्राई किया, सेकंड टू 8 है, मेरे टोटल 10 ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, सभी करो फटाफट, अभी प्रैक्टिस कर लो कि परसेंटेज कितना याद है, कैलकुलेशन कितनी फास्ट है आपकी, वो सारी चीज देखो एक बार, मैं कराता हूँ। ओके करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 से कराने देना।
क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है पी दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है, आर दिया है, टाइम दिया है, फॉर्मूला भी दे रखा है कि फॉर्मूला लगाओ। तो डायरेक्टली लगा देता हूँ मैं, तो ये तो आसान से ही है। आई इक्वल टू होगा पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो वैल्यू ऑफ पी जो है वो है 5000 और आर की है 15 टाइम 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। ओके, तो 9/2 अपॉन 100 ही है। तो 20 से 20 कैंसिल, 2 से 25, तो ये आ गया 25 इंटू 15 9 जा 135। तो 25 इंटू 135 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3375। ओके, इसके बाद अच्छा 4.5 ले सकते हैं इसको? हाँ जी, टाइम हाँ ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही है वो, सर कोई 4 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा देंगे। हाँ जी, एक बात और, 4.5 हटाने के लिए 0.10 लगोगे, वापस से 9.2 ही तो आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे, इन्हीं चीज नंबर की बात करो, 9.2 ही तो आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड में देखो, अब ना आर पूछा है इसने। फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ ना आई दिया हुआ देखो आपको 300, ये 300 दिया हुआ है, पी भी गिवन है 5000, आर कितना है, आर फाइंड आउट करना है, टाइम 1 अपॉन 100। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देखो 20 से 20 कैंसिल, इसमें 50 आर इक्वल टू 300। आपको मालूम है कि 50 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल बी 6%। 6, तो इट मीन 6% आपका आंसर। तो ये सेकेंड और क्वेश्चन 3 हो गए दोनों। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में कह रहा है पी ए और टी, आपके वहां ना ए दे दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, नहीं भी हो, वैसे ए आपका क्या होता है, पी प्लस आई होता है ना। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, ये अमाउंट है आपका। प्रिंसिपल है 12,000, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 4,500। अब आप फॉर्मूला लगा दो दोबारा से, आई इक्वल टू क्या होता है। क्वेश्चन है हाँ जी, कुछ कह रहे हो फोर्थ वाला ना? हाँ जी, सर फोर्थ करवा रहे हो ना आप? सॉरी सॉरी सॉरी, फिफ्थ है ये, फिफ्थ हो गया, 5th चाहिए। फिफ्थ हो गया बाय मिस्टेक, मेरे को ध्यान नहीं रहा, फिफ्थ कर लिया ये मैंने, कोई बात नहीं, फिफ्थ कर लिया पहले। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो ठीक चल रहा है हमारा, कि नंबर गलत हो गया बस। पी 12,000 है, ए अमाउंट दिया हुआ है, हम पहले क्या करेंगे, इससे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट आई इक्वल टू क्या होगा, पी आर, पहले ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और आई का फॉर्मूला होता है पी आर डी अपॉन 100। तो आई आ गया, पी मुझे 12,000 दी की मैंने, आर मुझे बताना है, टाइम दिया है 5/2 अपॉन 100। आप सिंप्लीफाई कर देते, 2 0 2 कैंसिल, 2 6 है, तो 6 फायदा क्या हो गया यहाँ पे देखो, 30 आर 4500। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 अपॉन 30। ठीक है, तो एक जीरो गड़बड़ करेगी क्या, हमने देखना यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 12,000 है तो 60 आएगा, सॉरी, ठीक है, 60 की वजह से यहाँ 300 आएगा, यहाँ 300 आएगा, अब सही है। तो R इक्वल टू आ जाएगा 15%। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, 4 में भी था, 4 तो आई पूछा है, सेम है। देखो यहाँ फोर्थ में तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो ए माइनस पी कर दो, अमाउंट आपको दिया है 7200, 7200 माइनस 4500, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2700।
ऑप्शन डी है और इसका ए। ओके, अब हो गया सबका फोर्थ और फिफ्थ। पी और ए दिया है, आई फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। और यही ट्रिक हमने यूज करनी है फिफ्थ में। पी और ए दिया हुआ है, पहले आई फाइंड आउट कर लो, आई के बाद जो हमने शायद थर्ड क्वेश्चन किया था उसकी ट्रिक सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ओके डन। किसी का डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि P और I दिया है, R दिया है, नंबर टाइम पूछा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, PRT/100, 10,000, ये परसेंट R कितना हो गया देखो यहाँ से 25/2, 25/2, और टाइम आपसे पूछा गया है अपॉन 100, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ कहीं मर्जी लगा लो, तो डिवाइड ही करना, और I गिवन है मुझे 25। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 50 इंटू 25 इंटू टी। मैंने ना जान के मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे टी फाइंड करना है, तो ये डिवाइड करना है उधर, इसलिए 2500 डिवाइड बाय 50 एंड 25, ये गया आपका 100, ये गया आपका 2, तो 2 ईयर आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है 7, बस यहाँ पे पी और ए दिया है तो पहले आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। -8500 दैट इज 1700। अब फॉर्मूला लगा दो, आई का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, और ये मान लो 17 ऐसे रहने दिया। अब यार PRT आई के लिए यहाँ रख दिया, कोई बात नहीं, वो कैसे मर्जी करो कैलकुलेट करना है। पी कितना है 8500, आर अगेन 25/2, टाइम आपको बताना है अपॉन 100 इक्वल टू 1700, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास तो t इक्वल टू आ गया 1700 2 अपॉन 85/25। देखो यहाँ ना मल्टीप्लाई करने के बजाय ना ट्रांसफर करने के बाद सोल्व किया करो, इससे ना कैंसिल हो जाती है वैल्यूज आसानी से। 17 1 द 17 5 और 25 4 द 4 2 द 8/5 ईयर। अब 8/5 ईयर का मतलब क्या है 1.6। हाँ जी, देखो समझ लो इसको, 8/5 का मतलब है 1 3/5, तो 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया। अब 3/5 को मंथ में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे मंथ, तो अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा 36/5, 36/5 का मतलब है 7.2, तो 7 मंथ नियर बाय, तो यही आंसर है 1 ईयर 7 मंथ। तो आप इसको कह सकते हैं 1 ईयर 7 मंथ अप्रॉक्स। तो 1.6 आ रहा है। नहीं 0.6 आ रहा है ना, पॉइंट में नहीं करेंगे बेटा इसको, ये 10 नहीं होता ना, 12 मंथ्स का चक्कर होता है, इसमें पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अगर 0.6 आ रहा है, चलो मान ले 0.6 का मतलब क्या होता है 0.6 ईयर। अब 0.6 ईयर को मंथ में चेंज करना है तो क्या करोगे आप बताना, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 तो आएगा मंथ। ओके 0.6 सर हाँ जी, समझ नहीं आया, रिपीट करना। 0.6 बेटा 10 के लिए होता है, 0.6 का मतलब क्या होता है 6 आउट ऑफ 10, लेकिन 1 ईयर में 10 मंथ नहीं होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 0.6 ईयर
0.6 ईयर को मंथ में बदलो तो क्या करोगे बताओ। चलो एक बात आओ, 2 ईयर है, 2 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 24 मंथ, है ना। 24 मंथ। और अगर मैं आपको कहूँ 0.5 ईयर, 0.5 ईयर को बदलो 5/12 6 मंथ, तो 0.5 आधा मतलब हाफ ईयर हो गया ना, तो हाफ ईयर 6 होता है, 5 नहीं होता, इसलिए सर जब 7 मंथ 0.6 का है, 7/2 आएगा इसका आंसर वैसे। हाँ जी, तो Source अगर 0.6 ईयर है, 0.6 मंथ नहीं है बेटा, 0.6 ईयर है, तो 0.6 को मंथ में चेंज करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 आएगा। ओके कुमकुम, क्लियर सर। नहीं हुआ तो और एग्जांपल देके बताऊं, हो गया, आ गया, नहीं सर आ गया। हो गया, नोट कर लो इसको। सर 1.6 आ रहा है जैसे, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो सर सीधा लिख दे 1.7। नहीं 1.7 नहीं लिखेंगे ना, 1 ईयर 7 मंथ लिखेंगे ना बेटा, 1 ईयर 3 मंथ को 1.3 लिख दो क्या? नहीं सर, पॉइंट तो 10 के लिए होता है बेटा, और मंथ 1 ईयर में 10 मंथ नहीं होते, 12 होते हैं। सर वो 8/5 को डिवाइड करके 1.6 आ रहा है। किस चीज को दोबारा बोलेगा, क्या कह रहे हो? सर 8/5 है ना जो, उसको डिवाइड 8/5 करके 1.6 आ रहा है। सर जो टाइम निकाला आपने, हाँ जी, हाँ जी, सर इसको मैं कन्वर्ट बता, करना ना हमें। मैं कर रहा हूँ, आपका 8/5 आया ना टाइम, 8/5 आ सर गया ना। हाँ जी, सर मैंने पता कैसे करा, 3400 है सर, ऊपर ऊपर उसको डिवाइड कर दिया 2125 से, कैलकुलेटर से जब आ रहा 1.6। 1.6 कैलकुलेटर तो बेटा 1.6 दिखाएगा, वो ठीक कह रहा है, मैं कब कह रहा गलत है, 1.6 ईयर लिखो, कौन मना कर रहा है? देखो लेकिन 1.6 ईयर ऑप्शन में तो नहीं है, 1.7 थोड़ी बोलेंगे ना, 1.6 ईयर ओके है। एक बताओ 1.5 ईयर का मतलब क्या होगा, चलो आप बताओ, 1.5 ईयर का मतलब क्या है, कितने महीने, कितने साल? सर 1 साल 5 महीने हो। 1 ईयर 5 महीने, 1 year 6 months। 6 मंथ आएगा बाबूजी। 1.5 1.5 साल, 1 ईयर 5 मंथ नहीं होता, 1 ईयर 6 मंथ होता है, क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखा फिर, जब यहाँ 0.5 था तो? क्योंकि 0.5 ईयर को जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 मंथ। समझो इस बात को, 1 ईयर तो कंप्लीट है ही है, 1.6 अगर आया है तो 1 ईयर तो है ही है बेटा, ये 1 ईयर, लेकिन 0.6 ईयर है, 0.6 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 7.2 मंथ आएगा, ध्यान रखना। और इस 0.2 को भी डेज में अगर बदलूं तो 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 डेज आएगा, तो पूरा आंसर अगर देना पड़े ना मुझे तो 1 ईयर 7 मंथ 6 डे आंसर आएगा, अगर पूरा लिखूं तो मैं 1 ईयर 7 6 डे। हाँ जी बोलो बेटा। सर आ गया समझ में। कोई बात नहीं, जिसको नहीं है पूछो, टाइम है, ये टाइम मुझे मालूम है, ये बहुत बच्चों को टाइम कंफ्यूज करता है कैलकुलेशन में। बोलो निधि, कुछ कहना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई? आप 8/5 की बात कोई कह रहा था, तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 1 3/5 है, ये पूरा ईयर में है ना कंप्लीट, तो इसका मतलब 1 ईयर है, तो 3/5 भी ईयर है। अब 3/5 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36/5, ठीक है ना। तो 36/5 का मतलब भी 7.2 ही होता है, ये 7 मंथ ही आएगा, यहाँ 7 मंथ आएगा। किसी को डाउट है तो बताओ। और नो डाउट सर। क्वेश्चन नहीं हुआ हाँ जी, सर, ये 7 क्वेश्चन नहीं हो रहा। 7th नहीं हुआ, नो सर। पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ या टाइम वाले कंसेप्ट में गड़बड़ है, ये बताओ। सर आधा हुआ है। आधा कहाँ तक हो गया ये बताओ, इसमें तो आधा तो रुको, आधा कहाँ तक हुआ है, चलो बताओ। सर आपने एक बार, चलो आप निधि 1 मिनट आप मेरे साथ साथ चलना, ये बताओ पी और ए से आई निकाल लिया आपने, बताओ निधि, थोड़ा साथ साथ चलो और मेरे को बताते जाओ फटाफट अगर करना है तो। चले गए कहीं क्या? निधि बेटा माइक ऑन करके
मेरे से बात करो और करें, फिर नहीं तो आगे करना है मैंने। निधि यस सर। जरा साथ साथ बताओ मेरे को, जल्दी करो। ए और पी दे रखा है, तो बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर मैंने है ना पीआरटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया तो मेरा 1700 आ गया, तो आगे नहीं समझ में आ रहा। पीआरटी से निकलेगा। पीआरटी से लगेगा ही नहीं फॉर्मूला ये। सर लग अच्छा, रहा है, मैंने से लग लगाया। रहा है। अच्छा, आई पहले आई निकाल लिया ना आपने? हाँ आई जी, निकाल लिया 1700। 1700, ठीक है। उसके बाद आपने 1700, हाँ निधि बताना, पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर आगे क्या हुआ? सर आगे कुछ नहीं किया। आगे कुछ नहीं किया। 1700 into 100 अपॉन में 4250 into 25। वो तो उससे ना कैलकुलेशन नहीं हो पा रही उससे। एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या है? तो सर वो formula टफ हो रही है कैलकुलेशन उससे। टफ PRT कहाँ हो रही है? एक बात आओ, आई PRT इक्वल वाला टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1700। पी प्रिंसिपल है 8500। आर आपको दिया हुआ है 25/2 अपॉन 100 और टाइम टी। यहाँ तक कर लिया निधि? निधि यहाँ तक कर लिया? यस सर। एक बात और, चलो आपको ये मालूम है 20 से 20 ये ऊपर से ऊपर यहाँ काट सकते हैं जब इक्वल में हो, तो ये मालूम है आपको? मालूम है ये बात? जब यस इक्वल सर। में है तो ऊपर ऊपर काट है, तो 17 का कट गया पूरा पूरा, देखो आपके सामने। 25 से 4 कट गया, क्या रहेगा यहाँ पे? 1, और यहाँ क्या रहेगा? 5/8 इंटू टी। तो बताओ टी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5। आई बात समझ कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है, तो सिंपल सा ऊपर से ऊपर काट दिया। 17 5 और 85, 25 4 जा 5/8 रह गया, 8/5 कर दिया, टाइम आ गया। अब ये ईयर है, ईयर को बदलना है मंथ और में। पहले ये को देखें तो ये आ रहा है आपका 1.6 आ रहा है। 1.6 ईयर है ये। 1.6 ईयर का मतलब है 1 ईयर भी है और 0.6 भी ईयर ही है। 0.6 को मंथ में बदलना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 7.2। तो 1 ईयर 7.2 मंथ। तो आंसर है ये, यहाँ दिया है ये, तो ये आंसर है। ठीक है दीदी? ओके सर। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ और 9th ये ऐसे ही है। देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट, ये करना है हमें। सम रिक्वायर्ड, सम इज प्रिंसिपल पूछ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपसे पी पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आपको आई गिवन है 1200, आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो पी आर टी इक्वल टू आई, ठीक है ना। 1200 इधर आ गया। पी आपका है, बताना है आपने, आर 18 है, टाइम मंथली, देखो मंथली ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। 1 मंथ, टाइम जो है ना यहाँ पे 1 मंथ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, जरा ध्यान रखना। 1/12 करेंगे ये मंथली इंटरेस्ट चाह रहा है ना 1200 रुपए। सर, 1/12 लेंगे क्या? 1/12। 1/12 लेंगे, तो टाइम को जरा 1/12 लेना पड़ेगा यहाँ पे। बस देखो, आर जो है वो 18% एनुअली है, और टाइम ये कह रहा है मंथली। या तो मंथली की जगह इसको भी एनुअली में कन्वर्ट कर दो, तो टाइम 1 मंथ है, तो 1 मंथ का मतलब 1/12 ईयर हो जाएगा वो। कभी भी मंथ को ईयर में बदलना 12 से डिवाइड करेंगे, टाइम जो है 1/12 आएगा यहाँ पे। अब सोल्व कर दो, p इक्वल टू 1200, 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100/18, 80,000। 80,000। हाँ 3, ये क्या आपका 3 4 जा, और 3 से क्या ये 9 टाइम्स, फिर अगेन 3 4 जा, ठीक है 18,000 आएगा। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने?
सर 80,000 आएगा। 80,000 आएगा सर। 800 into 100 आ रहा है। मैंने कहाँ गलती कर दी है? सर 6 से 1800। डिवाइड कर दो ना, सर आपने 6 से डिवाइड कर दो सीधा। 6 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक जहाँ है। आपने मैंने 1200 किया उधर 6 आएगा। हाँ जी मैं वही करा, सॉरी मैं तो दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट। कई बार ना बोर्ड पे लिखते हैं ना, इस पे सही चीज नजर नहीं आती है। एक मिनट, ये 1200 है, इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 18। 6 2 जा 6 3 जा और 3 4 जा, ठीक है ना? 80,000 आ लो, ठीक है। क्लियर है सबको बेटा? ये सिर्फ कैलकुलेशन थी। यस थोड़ी सर। सी। हाँ जी। यस 9 देखते हैं। हाँ जी 9 देखो, हो गया सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2 years 74 and 3 years। देखो ये ना हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, एक क्या होता है P इंटू 1 प्लस IT होता है, बताया था ये मैंने आपको। डायरेक्टली अगर अमाउंट का फॉर्मूला दिया जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज करो जरा। यहाँ पे वो अगर 6200 रुपीज अमाउंट है इन 2 year, तो I इंटू 2 I में लिया मैंने, R अपॉन 100 नहीं लिया, ठीक है। और यही फॉर्मूला यहाँ का 7400 कितने ईयर में? 3 ईयर में, तो 3I। पहले बताओ ये बात समझ में आती है सबको? यहाँ पे तभी मैं आगे करूँ। ये फॉर्मूला को बताया था अमाउंट फाइंड आउट करने का, प्रिंसिपल I और T अगर दिया हो तो, ठीक है। इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। I इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो उस केस में अब डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज किया मैंने। वो अगर 6200 रुपीज होते हैं 2 साल में, तो A की जगह लिखा 6200 और T की जगह लिखा हमने 2, तो 2 इंटू I 2I, फिर 7400 3 ईयर 3 इंटू I 3 ईयर्स में, तो 3 इंटू I। अब यहाँ पे सोल्व करके ना हमें P और I की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करें, डिवाइड कर दूं यहाँ पे मैं, देखो यहाँ डिवाइड कर दूं दोनों को, 2 डिवाइड बाई 3 या 3 डिवाइड बाई 2, जो मर्जी कर लो आप। तो आपको मैं अलग से लिख के डिवाइड कर देता हूँ। इसको डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि P से P कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। ये भी आगे कैंसिल हो रहा है, कुछ 2 से हो रहा है 31 और ये हो रहा है आई थिंक 37। तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास? 31 अपॉन 37 इक्वल टू 1 प्लस 2I 1 प्लस 3I, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 31 प्लस 93I, 37 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 37 प्लस 74I। अब I को इस I के पास भेज दो, 93I माइनस 37I, यहाँ पे 37 माइनस 74I, इट मीन 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 19 सर 74I आएगा, 74I हो गया ना, 4I आएगा। हाँ जी, यहाँ पे सर 74I आएगा, 93 माइनस 74I। अच्छा 37 कर दिया, हाँ जी हाँ मिस्टेक कर दी। 74I कितना हो गया फिर माइनस करेंगे तो? 19 19, ठीक है। 19I इक्वल टू 6, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 90, ठीक है। मैंने इक्वेशन दोनों सब्ट्रैक्ट करके की है। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करके किया है। कौन सा? सर मैंने से करा था। सब्ट्रैक्ट किसको किया आपने? अच्छा इससे किया है, जो सेकंड इक्वेशन थी उसे फर्स्ट में से माइनस करके। हाँ जी उससे भी कर सकते हैं, मैं उससे भी करके दिखाता हूँ। ये पहले इससे करा दिया, दूसरा भी कराता हूँ।
यहाँ पे आ गया, अब इसको आर में बदलना है, तो 6/19 इंटू 100 कर दो। 31.57. तो हाँ 6 को करोगे तो आएगा 31.57। तो देखा जाए तो ऑप्शन में ये एक ही है, तो यही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो एक तो ये तरीका है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन ये कंसेप्ट इसलिए बताया कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको, इसलिए बताया उसने। ठीक है, बाकी इसको करने का दूसरा तरीका भी है, देखो किससे कैसे, इसको नोट कर लो एक बार। इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करा रहा हूं मैं। देखो दूसरे क्वेश्चन, देखो दूसरे तरीके से कैसे होगा। ये अमाउंट हुआ आपका 3 इयर्स में, 7400 है इन 3 इयर्स, और 6200 है इन 2 इयर्स। आपको मालूम है कि इसमें वो तो सेम ही रहता है हमारा, क्या इंटरेस्ट है ना, सॉरी प्रिंसिपल। तो इसमें इसको माइनस कर दिया अगर हम, तो क्या आएगा 1200। तो 1200 जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ अमाउंट, वही तो हमारा इंटरेस्ट है। तो 1200 रुपीज जो है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता ना प्रिंसिपल, इसलिए। तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1200 आ गया। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो, जब 1 ईयर का इंटरेस्ट 1200 है तो 2 इयर्स का कितना होगा, बताओ जरा। 2400. 2400, और आपको 2 इयर्स का ये दिया हुआ है अमाउंट, तो 6200 अमाउंट में से 2400 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा 3800। 3800. यही मेरा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट भी आपके पास आ गया, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो वही वाले फॉर्मूले से कि PRT/100 इक्वल टू आई। यहाँ से सर ये आसान है। हाँ जी बोलो। सर ये माइनस करके इंटरेस्ट कैसे आ गया 1 ईयर? एक बात हो, मैं बताता हूँ क्या। एक चीज बताओ, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना, यही होता है बेटा। yes, अब ये बताओ 3 इयर्स का अमाउंट कितना है 7400। ओके, और ये आई है 1 साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 2 इंटू आई। ये बात समझ में आती है आपको? yes, sir. अगर 6200 अमाउंट है, सो 3 इयर्स 6200 है, तो अमाउंट यहाँ की इंटरेस्ट क्या होगा 2 इयर्स का ऐड होगा, है ना? yes, sir. अब माइनस करना जरा, ये कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 1200, और इक्वल टू में क्या आ गया आई। आई क्या है हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट। क्वेश्चन सर ओके सर। सर फॉर्मूले में लगा के भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, कैसे मर्जी कर सकते हो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, एक ही फॉर्मूला देखा जाए तो, या दूसरा अमाउंट वाला है, बस 2 ही फॉर्मूले हैं। जैसे मर्जी कर लो, जैसे कंसेप्चुअल कर लो, थियोरेटिकल कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, एंड द लास्ट सिंपल है सर, ये तो सिंपल है, करा देते हैं ना। 20 इयर्स है सर। हाँ, इस सम ऑफ मनी डबल इट्स इन 10 इयर्स। मतलब कि अगर मान लो प्रिंसिपल अगर x है, चलो तो अमाउंट कितना हो गया डबल 2x, तो इंटरेस्ट कितना हो गया a माइनस पी इक्वल टू 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, i इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। i आपका x है, p भी आपका x है, r आपको नहीं मालूम, टाइम दिया हुआ 10 इयर्स अपॉन 100। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या आ गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब वो कह रहा है कि ट्रिपल कब हो रहा है,
मतलब कि अब कहता है कि प्रिंसिपल तो वही है आपका x, लेकिन अमाउंट जो है ना वो 3x हो गया है। इसका मतलब अब की बार जो i है वो कितना हो गया 2x। फॉर्मूला लगा दें i इक्वल टू वही PRT अपॉन 100। अब की बार i कह रहा है 2x हो गया है, p वही है, r आपको गिवन है 10%, टाइम आपको बताना है। यहाँ टाइम दिया होता 10 years, r बताना था। अब वही r फाइंड आउट करके टाइम बताना है फॉर द ट्रिपलिंग। ट्रिपल होगा यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल, x से x 20 कैंसिल, तो t इक्वल टू 20। तो 20 years के बाद, 20 हाँ जी, 10 पे डबल नहीं कर सकते। ये इस तरीके से करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल आपके लिए इसलिए छोड़ देता हूँ, तो सोल्व होते हैं, और आंसर सारे इसलिए करा देता हूँ मैं कि प्रैक्टिस भी बहुत हो जाती है आपकी, लाइव प्रैक्टिस हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग हल्का सा है, देखते हैं कैसे। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, फिर उस पर फॉर्मूला बनाएंगे और फिर डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बस 3 चीजें हमने समझनी है। मान लो प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और हम टाइम निकाल रहे हैं 3 इयर्स के लिए। और जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब प्रिंसिपल को चेंज करेंगे, प्रिंसिपल को चेंज करेंगे हम कंपाउंडेड एनुअली। हम एनुअली कंपाउंड करेंगे, हर 1 साल में एक बार प्रिंसिपल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देखो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो पी आर भाई 10% निकालेंगे 10,000 का, तो वैल्यू आएगी 1,000। इसका मतलब जब इंटरेस्ट ये आ गया 1 साल के बाद का, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल, मैं दोबारा प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर कितना होगा? वो जगह 10,000 प्लस 1,000, 11,000। फिर निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है, 2 ईयर का टोटल नहीं निकाले, 1 साल के बाद का सेकेंड ईयर। तो फाइंड आउट करेंगे 11,000 का 10%, आगे 11,000 पे फाइंड आउट करेंगे 10%, तो वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 1100। अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया है? आफ्टर 12,000। सर ऊपर प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर लिखना था ना, यहाँ हाँ पे जी, प्रिंसिपल आफ्टर हाँ 2 जी, ईयर। 1 आएगा, यहाँ 1 ईयर आएगा, आफ्टर 1 ईयर यहाँ आएगा 2 ईयर। तो 2 ईयर कितना हो गया हमारा? 11,000 प्लस 1100, हो गया 12100। तो अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का जब इंटरेस्ट है तो वो 12,100 पे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फिर 10% फाइंड आउट करेंगे, तो आएगा 1210। तो हमारा जो प्रिंसिपल जो होगा आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? 12100 प्लस 1210, तो ये आ गया हमारा 10। 13310 1331। यही प्रिंसिपल बन गया। अब लेकिन ये हमारा यहाँ पे हम आगे उसने पैसे में लौटा दिए, तो कहने वाला अगर उसने लौटा दिए तो इसका मतलब आपका यहाँ फिनिश हो गया, नहीं तो अगले साल फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है? फाइनल अमाउंट है। तो 3 साल बाद वो पे करेगा किसका? 10,000 के प्रिंसिपल। अब इस कंसेप्ट को इतना लंबा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ए P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। बहुत पढ़ा होगा आपने। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट, वहां पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है
तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके फंड कर सकते हो। दो फॉर्मूले यहाँ पे काम के, यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट पूछेगा तो इंटरेस्ट बाद में निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो जरा दोनों फॉर्मूले, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सर दोबारा बताना, क्या कह रहे हो लोकेश? सर दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूँ मैं, बाकी नोट कर लो तब तक। ये सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, तो सिर्फ फॉर्मूले लगाना है एग्जाम से कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली, हर साल हम, एनुअली का मतलब 1 साल के बाद हम प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, तो हम 1-1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते चले जाएंगे। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 10,000 रुपये आपने लिए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना दोगे, तो आपने निकाला 1,000 रुपये। अब इसको प्रिंसिपल कितना बन गया, ये 11,000 ऐड कर देंगे इसमें 10,000 में। अब अगले साल आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, बैंक आपके पास फिर 10% चार्ज करेगा अगले साल के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर जो लेगा वो 11,000 पे लेगा, ना कि 10,000 पे। चेंज हो गया प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए। तो अब 11,000 पे 10% फंड करोगे, वो इतना इंटरेस्ट है, फिर ऐड कर दोगे। 2 इयर्स के बाद आपने पैसे नहीं लौटाए, तो उसके लिए थर्ड ईयर का फिर इंटरेस्ट निकालेगा, लेकिन किस पर, इस अमाउंट पर। फिर इसको फिर ऐड कर देंगे, तो 3 साल बाद आप गए, आपने कहा कितने पैसे देने हैं, आपने इतने पैसे दिए और निपटा दिया काम। ठीक है लोकेश? ओके लोकेश? यस सर। इसी चीज को इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा ये, तो फॉर्मूला से करके दिखाते हैं यहीं पे एक बार। ये फॉर्मूला अगर यहाँ लगा दो, पी है मेरे पास 10,000, आर है 10% और टाइम है 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स, 3 डैश लिख दिया, 10,000। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, 1 + 1/10। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर के, तो क्या आएगा, 11/10 पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 11/10 11/10 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे सीएम में, 3 0 से 3 0 कैंसिल, बस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर सेम है। ठीक है, ओके यस सर। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट के लिए सीआई के लिए अमाउंट जो आपका ये आया है, ये प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर लो तो आ जाएगा 3310। और देखा जाए तो देखो पहले साल का इंटरेस्ट है ये, दूसरे साल का इंटरेस्ट है ये, तीसरे साल का इंटरेस्ट है ये। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो यही आएगा। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है थ्योरेटिकल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला ही लगाना है और फॉर्मूला को कैलकुलेटर में फिट कर दोगे आप तो। ठीक है ना, अब फॉर्मूले में आप कैसे फिट करोगे, सर मैं क्या यहाँ पे 11/10 ये खेलता रहूंगा, खेलने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक तरीका है। देखो क्या तरीका है, हम फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला ये होता है, अगर R/100 को मैं I ले लूं तो कोई पहले के तरीके से, और फॉर्मूला आगे देखें जरा, 10,000 I मतलब कि 10% था, 10/100 कितना होता है, 0.1। आप लिखोगे 10,000 1.1 कर दे। अब कैलकुलेटर में 1.1 1.1 1.1 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आएगी वैल्यू 1.331। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो हम अपना इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आई के फॉर्म में, क्योंकि कैलकुलेटर में अगर करना है ना तो आई ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो बताओ यहां तक। अब एक इसमें गेम लास्ट रह गया है, वो आपने समझना है बस। वो ये है
कि अगर ये एनुअली कंपाउंड नहीं कर रहा, क्या ये ऐसा कर सकता है कि साल में 2 बार कंपाउंड कर ले, 2 बार प्रिंसिपल चेंज करे? क्या ऐसा पॉसिबल है साल में 4 बार करे? क्या पॉसिबल है साल में 10 बार करे? है ना? Yes, sir. तो Yes, sir, अब possible. उसका देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये लास्ट है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन पे पहुंचेंगे डायरेक्टली, अगर टाइम मिला तो आज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल है हमारा, मान लीजिए 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10%, टाइम है 1 ईयर। सिंपल सा है, बताओ अमाउंट कितना होगा? देखो मैं टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 10% निकालेंगे तो डेट कर रहा हूँ 11,000 आ जाएगा। ठीक है, और सीआई की अगर मैं बात करूं तो सीआई मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1,000। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताना जरा। यस सर। एक क्वेश्चन अभी है ना, पी इतना है, आर इतना है, टी इतना है, तो सीआई और एसआई तो सेम ही होता है फर्स्ट ईयर के लिए 1,000, और आपने इसको अमाउंट को ऐड कर दिया तो ये अमाउंट आ गया। ये कब है? जब पर एनम है, पी ए मतलब कि साल में एक बार। अब मैं अगर करता हूं हाफ ईयरली, ध्यान समझना, हाफ ईयरली का मतलब अब टाइम क्या हो गया? देखो जब यहाँ हाफ ईयरली है, इसका मतलब साल में 2 बार चेंज कर रहे हो आप। तो अब जो टाइम है ना हमारा एन भी कह सकता हूँ, पी कह सकता हूँ, वो 2 बार काउंट कर रहे हो। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। आप साल में एक बार काउंट कर रहे हो, कन्वर्जन पीरियड 1। आप साल में 2 बार चेंज कर रहे हो तो कन्वर्जन पीरियड 2। तो यहाँ पे जो टी होता है ना, वो एक्चुअली कन्वर्जन पीरियड होता है, तो कन्वर्जन पीरियड 2 आएगा। इसका 2 हाफ ईयर कह सकते हैं। ठीक है, 2 हाफ ईयर, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 टाइम मैं काउंट करूंगा। और जो आर जो है ये पर एनम की थी, तो अब हाफ ईयर की कितनी हो जाएगी? 5% हाफ ईयर। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा। अब मेरे को ना यहाँ मैं रफ में नीचे साइड में वैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब अमाउंट का फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा? प्रिंसिपल 10,000, आर 5%, टाइम 2। मुझे ना अपने कैलकुलेटर से अब फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास फिलहाल नहीं है, आप करके बताओ। देखते हैं आप फास्ट करोगे कि मैं फास्ट करूंगा। तो ये आ रहा है 11025। ठीक है, और सीआई जो है यहाँ पे वो हो गया 1025। ठीक है, अब मैं ना क्वार्टरली कर रहा हूँ। क्वार्टरली में क्या होगा? कितनी बार काउंट करेंगे हम? 4 टाइम्स, 3 मंथ्स के बाद, तो 4 क्वार्टर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ? 10 में 4 से डिवाइड कर दें, 2.5 क्वार्टर ईयर, 2/. प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा। अब जरा यहाँ पर दोबारा से मुझे अमाउंट फाइंड करके बताओ। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, अब जरूर कैलकुलेटर यूज करके बताना फटाफट। 1 प्लस, अब मैं इसको आई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2.5 पर 100 कितना होता है? 0.025 और पावर 4। जरा करना सॉल्व, क्या वैल्यू आ रही है? कैलकुलेटर निकालो या मैं निकालू फिर? करना 11314 11314 314 पॉइंट आगे 128 रुक जाओ सर एक मिनट 082 082, तो 08 कर देता हूँ फिर। ठीक है, चलो पैसे को नेगलेक्ट कर देते हैं, चलो छोड़ो। यहाँ आ गया हमारा, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ गया 11314, और यहाँ से ये आ गया हमारा 1314। ठीक है, अगर ये ठीक है तो अब मान लीजिए
मैं मंथली कर दूं तो क्या मंथली भी कर सकता हूं? प्रिंसिपल तो वही है। आर क्या होगा 10/12, ठीक है, और 10/12 को चलो 12/10 ही रहने दो, सोल्व कर लेना इसको, 5/6 आ जाएगा मंथली, ठीक है ना, और टाइम 12 आ जाएगा मंथ। बार बार करना, हर महीने चेंज कर रहे हैं, सोचो, ठीक है। अब बताओ जरा अमाउंट कितना होगा। हाँ जी, कोई बता सकता है कैलकुलेटर से? मेहनत करके थोड़ी सी करनी तो कैलकुलेटर नहीं है, पर यूज करना आना चाहिए। ये 5/6 का मतलब मैं बताता हूँ आपको कितना होगा। 5/6 नियर बाय 0.833 7 9 हाँ जी, कितना है? 0.8333 चलता रहेगा सर कंटिन्यूस। ठीक है, चलो बताओ, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, जरा करो कैलकुलेटर से। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो एक्सपोनेंट का होता है ना पावर वाला फॉर्मूला, उसमें मोबाइल में होगा, वो अप्लाई करके देख लेना। ये आएगा 0.0083 आएगा, ठीक है, 0.083 आएगा ना। आई 100 से डिवाइड भी तो करेंगे, इसलिए पावर 12, तो वैल्यू आएगी 10,000 1.0083 पावर 12। ये सोल्व करके बताना आपने, हो गया? रुको मैं भी देखता हूँ, पावर लगाते हैं इसकी। वन पॉइंट 0083 पावर 12। देखो पावर 12 कर रहा हूँ ना, तो सर नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे करेंगे फिर? मुझे लग रहा है ये आपकी वैल्यू गलत थी बेटा, जिसने बताई है मुझे पिछली वैल्यू। मुझे लग रहा है, एक मिनट में चेक करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देखो 1.024 25 पावर 4। ये वैल्यू ना 11, ये गलत है ये वैल्यू। रुको रुको रुको, पिछली वैल्यू यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 11038 ऐसे, ये यहाँ पे 110381 है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1038, ठीक है। और अब की जो वैल्यू है 1.0083 पावर 12। अब की बार जो वैल्यू आ रही है 110424749, ये वैल्यू आ रही है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके कह देता हूँ 11043 कर देते हैं राउंड ऑफ में, और तो सी आई यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1043। यही आ रही है सर। ये आएगा बेटा। अब आप जरा देखो, थोड़ा सा मैजिक देखो यहाँ पे क्या हो गया, कि जैसे जैसे हम कंपाउंड का तरीका बदल रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल को जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ना क्या होता है, आप लोन लेने गए, उन्होंने कहा जी क्या इंटरेस्ट है, आपने कहा 10%, बहुत बढ़िया 10% इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम हर महीने लगाएंगे।
आपने वो क्वेश्चन तो करी नहीं, आपने जी 10% है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो मंथली कितना पे करना पड़ रहा है आपको 1043, जबकि देना कितना था 1043 रुपीज ज्यादा दे दिए आपने 10,000 के अमाउंट पे, कितना ज्यादा फर्क आ गया। और सोचो जो क्रेडिट कार्ड जो आपके बिल लगाता है ना वो पर डे का लगाता है। सोचो अगर मैं पर डे का यहाँ करूं, सोचो अगर करके देखें एक बार पर डे का अगर करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10/12 तो है ही है मंथ, इसमें 10% एनुअली है ना, डेज में बदलना है तो 365 से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, और टाइम जो है वो भी 365 बार काउंट करेंगे, पर डे का कर रहे हैं। अब बताओ मुझे अमाउंट कितना होगा, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, आपसे शायद ना हो पाए, एक बार कर सकते हो तो देखो किसको कैलकुलेटर चलाना आता है। 10 डिवाइड बाय 365 करें पहले तो, और इसमें प्लस 1 कर देते हैं, और इसको 1.027 आ गया, ये नहीं 1.00027, इसके केस में ये वैल्यू फॉर्मूला बनेगा 1.00027 और पावर 365, ये कैलकुलेट करना है 1.00027 पावर 365। सर 110515557 दोबारा बोलो 11051.557। चलो इसको 51 पॉइंट छोड़ देते हैं, यहाँ आ गया 1051, ये आ गया जी। इसका मतलब अगर पर डे कैलकुलेट करें तो 1051 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन किस पे चल रही है 10,000 पे। सोचो आपने 1 लाख 10 लाख 30 लाख का लोन ले रखा हो, होम लोन लिया हो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर। अभी 10% है, अगर 10 की जगह 20 होता 20 पे आ जाओगे तो वेरिएशन ज्यादा आएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेट। एक्चुअली हमने इतनी मेहनत करी है, कैसे करी है और क्यों करी है, हमें इस पर एक्चुअली ये बताना है कि इफेक्टिव रेट क्या है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ पे तो 1000 पे है, 10,000 पे है, तो यहाँ तो 10% ही इफेक्टिव है। क्या यहाँ पे सेम है, करें कैलकुलेशन। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए मेरे को, 1 मिनट। अब थोड़ा सा ना देखो, अब देखो 10% इफेक्टिव है, 10,000 पे आपने 1000 पे दिया, देखिए यहाँ पर देखो आप अपने 1025 रुपीज इंटरेस्ट दिया किसके ऊपर 10,000 के ऊपर। एक्चुअल कितना इंटरेस्ट लग गया आपके पास, फॉर्मूला लगा था वो PRT अपॉन 100 वाला, PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा के देखे आई, क्योंकि आई आपका 1025 रुपीज दे दिया आपने, कहने को था 1000 पे देना था पर आपने 1000 पे नहीं दिया, 1025 दिया। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, P तो वही आपका 10,000, आर आपको बताना है आपकी बात कि अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है मेरा, टाइम वही है 1 साल, ठीक है। सोल्व करना जरा इसको, 100 से डिवाइड करोगे 10.25 आएगा, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी इफेक्टिव वो 10.25% पड़ा। मतलब कि आपको लिख के तो ये दिया जाएगा कि आप जो लोन ले रहे हो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो कहेंगे जी 10% हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप समझोगे 10% लग रहा है, पर एक्चुअल में 10% एप्लीकेबल नहीं हो रहा। एक्चुअल में कितना एप्लीकेबल हो रहा है आपके पास 10.25% एनुअली पे हो रहा है आपको, 10% नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट में आपको जो इफेक्टिव है ना वो 10.38% पड़ा, इस पर 10.43% आपको पड़ा, और यहाँ पे 10.51% आपको पड़ा। मतलब कि 10% कह करके
आपसे 10.5% आपसे ले लिया आपसे इंटरेस्ट। तो ये चीजें हमने ध्यान से पढ़नी है। आप सीए बनने जा रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कन्वर्जन टाइम क्या है। कन्वर्जन टाइम एनुअली है, कन्वर्जन टाइम हाफ ईयरली है, या कन्वर्जन टाइम क्वार्टरली है, या पर डे है, या मंथली है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो वहां से हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी। उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास और वो हम अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, पहले यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक। सर यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड 1 ही रहेगा, मतलब इफेक्टिव रेट में 1 ही रहेगा हर जगह? हाँ वो तो बेटा हम एनुअली निकाल रहे हैं ना, हम यही तो देख रहे हैं कि एक साल में कितना पड़ा हमें। बेटा हम यहाँ तो एनुअली ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें 1 ईयर में कितना पड़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बताओ। ठीक है सर हाँ जी। सर मंथली वाला आता है पेपर में? नहीं आता। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि कैसे चेंज हो रहा है। आपके में सबसे 3 आएंगे, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। बस मंथली भी शायद ही आता है। ठीक है, मंथली का भी चांस कम ही है, आप ये मान के चलो। ठीक है, चलो। अब आपको लगता है कि सर क्या हमें इफेक्टिव रेट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाई है हमारे पास? तो है। तो इफेक्टिव ईएफ जो हम बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना होगा? 1 + i⁻n-1। ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे ना इफेक्टिव रेट के लिए आपको प्रिंसिपल वगैरह की जरूरत नहीं है। आपको ये कहा जाएगा कि 10% है, 0.1 आ गया, 2 उसका निकालना है। कंपाउंडेड कन्वर्जन टाइम कितना है? 2। तो इफेक्टिव कितना पड़ेगा? इसको सोल्व कर लो, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर। ठीक है, वो डायरेक्ट परसेंट उसमें आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है सर यहाँ पे जो n है वो कन्वर्जन पीरियड है या फिर क्या एन है सर? कन्वर्जन रेट है बेटा, कन्वर्जन है। ये जब यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 0.05 आएगा ना, हाफ ईयरली कर देंगे, आई भी तो 5% हो जाएगा ना। तो 1 + 0.05 और उसका करके। ठीक है, सोल्व करें इसको, यही आएगा। देखो ये आएगा 1.1025 - 1, सोल्व करोगे तो आएगा 0.1025। ये फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.25 ही आ जाएगा, और ये 10.25 ही मेरा यहाँ आंसर है। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज का। ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा बस। 1 + i⁻n-1। n कन्वर्जन पीरियड है और i उसके अकॉर्डिंग, कन्वर्जन पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले, थ्योरी और कंसेप्ट पूरा हो जाता है, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस जो आपने करने हैं। कोई डाउट बताओ यहाँ पे, फॉर्मूले में, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। सर सर गो थ्रू करवा दो एक बार सारा, ये वाला हाँ जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का जी, समरी बता दो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है एक्चुअली, देखो कंपाउंड रेट होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कह सकता हूँ मैं इसको, कि आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, आपसे कहा जाए इंटरेस्ट लगाओ इस पे, 1 साल के बाद कितना रीपे करोगे, वापस कितना पे करोगे, अमाउंट कितना हो जाएगा। आपने कहा 10,000 पे 10% के हिसाब से 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो आप 11,000 रुपए दे देना। अब आप 11,000 रुपए देने तो आए नहीं, ठीक है ना, तो क्या किया आपने, वो 1 साल के बाद आया, तो अगले साल आ जाएगा, अगले साल आएगा तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? 10,000 पे अगर लगाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट, अगर जो न्यू अमाउंट बन चुका है आपका आफ्टर 1 ईयर उस पे काउंट करते हो तो बनता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मतलब है, ठीक है। 11,000 रुपए पे आपने लगाया 10%, तो 1100। अब ये 1100 है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि अब प्रिंसिपल भी आपने चेंज कर दिया। ऐसे नेक्स्ट ईयर के फिर किया आपने, 3 साल के बाद वो कितना पे करेगा? इतना। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो कितना पे करेगा वो? 3,000।
एज इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना कर रहा है 3310। इसके बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। सीए निकालने के लिए ए माइनस पी का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन सोल्व किया, तब भी देखो वही आंसर आ रहा है, और यहाँ से किया तो भी वो सेम आंसर। इसी चीज को समझाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि हम आर लें, अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो आई यूज कर लो। आई फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5% का है तो इसका मतलब 0.05 हो गया, तो वो वैल्यू 1 में ऐड करके उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेटर में आसान रहता है इसलिए। फिर हमने एक कन्वर्जन किया कि बार बार कन्वर्ट करें, वो जरूरी है कि हर साल चेंज करे। वो सर साल में 2 बार चेंज कर रहा हूँ, साल में 3 बार कर रहा हूँ, ठीक है 4 बार कर रहा हूँ। तो पर एनम अगर करता है तो देखो ये सिंपल सा है, आपको सिर्फ 1000 रुपये पे करने हैं 1 साल के लिए। अगर हाफ ईयरली करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी हाफ ईयरली 5% टाइम 2 बार, क्योंकि 2 बार वो चेंज करेगा। 6 महीने बाद ही क्या करेगा 5% निकालेगा वैल्यू, फिर से चेंज कर देगा, फिर दोबारा इंटरेस्ट निकाल देगा उसके ऊपर। तो ये 25 रुपीज का ना डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस जो है ना वो कन्वर्जन की वजह से, कि इंटरेस्ट में 6 महीने पहले ही प्रिंसिपल चेंज कर दिया तो इंटरेस्ट चेंज हो गया ना हिसाब से। क्वार्टरली करेगा 4 बार, 3 महीने बाद ही वो कर रहा है, चेंज कर रहा है, बताओ कितनी चीटिंग करने लग गया। फिर उसने कहा जी मैं हर महीने करूंगा, और ज्यादा चीटिंग करने लग गया। फिर मैं पर डे करूंगा, फिर चीटिंग करने लग गया। फॉर्मूला बनाया, आजकल कंप्यूटर पे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो उसने बनाया। आप जब सीए आप जाओगे ना सीपीडी क्लियर करके, जब सेकंड लेवल पे जाओगे तो आपकी एक्सेल की कोचिंग होगी, आपको ब्रांच में जाके 1 महीने के लिए ट्रेनिंग लेनी है, वहां पे एक्सेल सिखाया जाएगा। तो वहां ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये फॉर्मूला हमने लगाए और क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है सर हाँ जी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आंसर तो आ रहा है, पर वो पॉइंटों में आ रहा है, जैसे 0.10 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ना, जब फ्रैक्शन यूज करो तो फ्रैक्शन आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट में आ जाएगा। ओके सर। जैसे यहाँ आ रहा 0, हाँ जी सर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा तो? बिल्कुल लिखा होगा, कंपाउंडेड वर्ड जरूर लिखा होगा। कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, किससे के सब लिखा होगा। ओके ओके सर। चलो ये सारा आप एक अब होमवर्क यही है कि आपने एक्सरसाइज करनी है बेटा। टाइम ओवर हो गया है आज की क्लास का, और आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करो आप, यहाँ पे भी देर खा देखो बुक में भी वैसे। तो आपने ये 4B ट्राई करनी है, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये क्वेश्चन, और फिर नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। एनओडी सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक एनओडी है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसमें काम आता है, तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। सीआईएसआई तो देखो बेसिक है, जो आपने 7th 8th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एनओडी शायद आप पहली बार पढ़ोगे, तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम इसको। पहले क्वेश्चन ही कराऊंगा सीआई के, क्योंकि सीआई अच्छी तरह आता होगा तभी एनओडी के क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखना, सीआई पर ही बेस्ड है एनओडी, इसलिए जरूर प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। ओके बाय, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। बाय सर, बाय।